Hello, dear friends. I hope you are preparing really hard for your upcoming examination. The countdown for JEE Main has begun. With around 1.5 months left in the examination, it's high time to channelize your preparation. इस इम्पॉर्टेंट टाइम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यू विल गेट टू नो हाउ टू स्कोर मोर देन 80 मार्क्स in remaining time in chemistry by revising it effectively. Also, I'll tell you the most important topics of each chapter from which you can expect definite question in JEE Main 2020 जनवरी एडिशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि JEE Main जनवरी एडिशन जो कि 6 to 11 जनवरी 2020 को होने वाला है, उसके जो मॉडिफाइड पैटर्न है वो क्या क्या है. तो जैसा हमने स्पेसिफिक वीडियो में भी आपको बताया था कि अब 30 की जगह 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट के MCQ होंगे, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस होंगे आपको, और इसमें सही ऑप्शन सिर्फ एक ही होगा. इसका स्कोर +4 होगा अगर आप सही बनाते हैं, और -1 इन केस ऑफ इनकरेक्ट. और जो 5 क्वेश्चन अलग से हैं वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है. +4 0. और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दीज आर नॉट इंटीजर टाइप विच विल डेफिनेटली हैव आंसर बिटवीन 0 to 9. ठीक है, तो अभी जो रीसेंट मॉडिफिकेशन जो भी पता चले उसके हिसाब से आपको डाटा एंट्री करने के लिए आएगा, जैसा कि एडवांस में आता है. सो पॉइंट्स में भी अगर आंसर हो तो आपको वो वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी थ्रू योर वर्चुअल कीबोर्ड. सो टोटल मार्क्स विल बी 100 ईच सब्जेक्ट, और अपना टारगेट है कि 80+ स्कोर करें इन अवेलेबल टाइम विच इज़ अराउंड 40 to 45 डेज. तो देखते हैं हाउ टू डू दैट. चलिए, तो अब पहले बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई नया चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं अप टू एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले आप उसकी थ्योरी को पढ़ते हैं क्लास में, उसके क्लास इलस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, और फिर आप कोई नए चैप्टर पे लग जाते हैं. फिर जब रिवीजन का टाइम आता है तो आप रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करते हैं, फिर टेस्ट होता है, उसको एनालाइज करने के बाद आप फिर से टेस्ट देते हैं, और ये सीक्वेंस चलता है टिल योर फाइनल एग्जामिनेशन, और फिर आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो अब ये इनिशियल 2 स्टेज का टाइम फिनिश हो गया है. मतलब अब थ्योरी पढ़ना, क्लास इलस्ट्रेशन और असाइनमेंट जो बेसिक सॉल्व करने का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है. विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन दीज 3 पार्ट, क्योंकि अब रिमेनिंग टाइम में हमें ये 3 पार्ट करना है जिसके बेसिस पर हम अच्छा स्कोर करेंगे. ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस के रिगार्डिंग. तो आई होप अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और इन केस अगर आपका सिलेबस अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है तो आई विल स्ट्रिक्टली सजेस्ट कि अब आप कोई नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट ना करें. अभी आप उन्हीं चैप्टर को बहुत ही अच्छे से मास्टर करें जिन चैप्टर को आपने पहले पढ़ रखा है, या जिसके क्वेश्चन आपने पहले कुछ ना कुछ कर रखे हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप नए चैप्टर पे फिर से फोकस करेंगे तो बिल्कुल इस 5 प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और उतना टाइम टेकिंग होगा जिस टाइम में आप 2-3 चैप्टर पढ़े हुए चैप्टर को काफ़ी अच्छा मास्टर कर लेंगे. सो अभी आप नया चैप्टर ना पढ़ें, और पुराने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करें, जिस तरह से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. ओके, सो देखिए अब आपको करना क्या है. अब हम ये मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 11-12 के केमिस्ट्री को मिला के अपने पास 30 के आसपास का चैप्टर है. ठीक है, और रफली हम मान लें कि हमारे पास डेज रिमेनिंग 45 है. तो अब अपना जो बेसिक प्लान है वो ये है कि हम एक दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे. देखिए, जो भी मैं बात यहाँ पे कहने वाला हूँ वो मैं इस चीज़ को कंसिडर करके कह रहा हूँ कि आपके पास केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और मैथ्स भी है, और आपको 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है. सो मैं केमिस्ट्री के लिए असाइन कर रहा हूँ दैट इज़ अराउंड 3 आवर पर सब्जेक्ट. 3 to 3.5 आवर में केमिस्ट्री निपट जाएगा, और सिमिलर वे में आप उतना ही टाइम बाकी सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं. तो एक चैप्टर पर डे का रिवीजन होगा, जिसमें आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला है आपका जो थ्योरी या कंटेंट रिवीजन, या जो भी आपके रिवीजन नोट्स रहे हों, उसमें अराउंड 2 to 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा, जिसमें आप उस चैप्टर को बहुत ही थॉरली अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. क्योंकि वो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये टाइम इनफ होगा उसको रिवाइज करने के लिए. आइदर आप क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपने अगर रिवीजन नोट्स बना रखे हैं, आपने कुछ स्पेसिफिक नोट्स बना रखे हैं, रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था, तो आप उसके थ्रू भी काफ़ी जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हैं. दूसरा पार्ट होगा क्वेश्चन सॉल्व का. देखिए, कई बच्चे फर्स्ट पार्ट को करके ही रुक जाते हैं, और ये सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को रिवीजन के टाइम में स्किप करते हैं. और इन बच्चों के साथ वही प्रॉब्लम होता है जो मेजर स्टूडेंट फेस कर रहे हैं. वो ये होता है कि हमने पढ़ सब कुछ लिया बट हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे. वो इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन के टच से बहुत आप पीछे निकल चुके हैं, और आपको अब रिवाइज करते टाइम भी क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप रिवीजन के साथ ये फिक्स कर लीजिए कि आपको 20 से 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बनाना है,
और 20 से 30 क्वेश्चन बनाने के लिए जेईई मेन चाहता है कि आप 1 घंटे के आसपास का टाइम दें, तो इसलिए आप 1 आवर के आसपास का टाइम इसको डेडिकेट कर दें। इसमें आप या तो प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के बना लीजिए, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं 36 ईयर प्रीवियस ईयर वाले, उसके थ्रू आप 1 आवर के टाइम अलॉट करके रीसेंट लास्ट 15-20 ईयर्स के क्वेश्चन बना लीजिए। या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट के रिवीजन मॉड्यूल आते हैं जिसमें अराउंड 50-40 क्वेश्चन होते हैं, उसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अपना बेसिक पैटर्न ये होगा कि हर दिन अपने को कुछ 2 to 2.5 आवर देना है फॉर थ्योरी रिवीजन, एंड रिमेनिंग 1 आवर देना है अपने को टू सॉल्व सम रिवीजन क्वेश्चन विच इज विल बी अराउंड 20 to 30। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आप रफली अगर आप 30 दिन इसको करते हैं तो यूल हैव अराउंड 1 मंथ टाइम। सो 1 महीने का टाइम इसमें लग जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, हर एक वीक के एंड में आप पार्ट टेस्ट दीजिए रिवीजन के साथ साथ, और ये पार्ट टेस्ट उस वीक में आपने जितने चैप्टर पढ़े हैं उसको इंक्लूड करके होगा। दैट मीन्स वीक में आपने 6 to 7 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, तो 6 to 7 चैप्टर को मिला करके एक पार्ट टेस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने टीचर्स के हेल्प से, या बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं उसके थ्रू आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट टेस्ट देने के बाद होगा क्या कि आपने अब पार्ट टेस्ट भी दे दिया है, और आफ्टर 30 डेज आपके इंडिविजुअल चैप्टर अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवाइज हो चुके हैं। तो देखिए 30 डेज के बाद योर ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड एंड योर पार्ट टेस्ट आर डन। सो अब रिमेनिंग 10 डेज में आपको क्या करना है, देखिए अब रिमेनिंग 10 डेज में अब आप फुल टेस्ट देंगे, और हर एक अल्टरनेट डे पे देंगे। अल्टरनेट डे पे इनिशियली क्यों देंगे, क्योंकि आपको हर एक टेस्ट को देने के बाद पेपर को एनालाइज करना है और उसके वीक पॉइंट्स पे आपको काम भी करना है। सो आप पेपर को उसी दिन एनालाइज कर लीजिए टेस्ट देने के बाद। एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि आप ये देखिए आप कौन से पार्ट आपने छोड़ दिए, स्किप कर दिए कौन से क्वेश्चन को, और आप ये भी देखिए कौन से क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअली वहाँ पे अपने आप को उतना स्ट्रेंथन नहीं किया है। तो ये सब काम करने के बाद आप लास्ट में एक नोट बनाएं कि हाँ मेरे को इन चीज़ों पे वर्किंग करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगले दिन वर्किंग करिए। आप थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन फ्री डे रिवाइज और सॉल्व क्वेश्चन फॉर वीक पॉइंट्स। एंड इस पार्ट पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसअप ना करें अगर आपके इनिशियल टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हो। देखिए जैसे ही आप पार्ट टेस्ट से फुल टेस्ट में जाएंगे तो शुरू के 2-3 टेस्ट में आपके मार्क्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। हो सकता है कि आप पार्ट टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो बट फुल टेस्ट में उतना अच्छा आप स्कोर ना कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखिए और कॉन्फिडेंट रखिए अबाउट योर गुड परफॉर्मेंस इन फाइनल डे, क्योंकि देखो इन दी एंड आप पढ़ने का इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने परफॉर्मेंस को लेकर उतना एग्जाम एंजाइटी नहीं होगी आपकी, और आपका परफॉर्मेंस लास्ट डे काफ़ी अच्छा होगा। ओके, सो 10 दिन के बाद आपके पास अगर 5 दिन बचे हुए हैं तो लास्ट के 5 दिन में आप हर दिन फुल टेस्ट दीजिए और सिर्फ क्विक रिवीजन ही करिए। क्विक रिवीजन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप सिर्फ उन टॉपिक्स को ही रिवाइज करिए जो आप विद इन हाफ एन आवर रिवाइज कर सकते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, बेसिक पॉइंट्स, फैक्चुअल चीज़ें, और बाकी चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मान लीजिए वो आपका रिवाइज है। और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होना है इस ड्यूरेशन में। ठीक है, साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप समझिए कि प्रैक्टिस एग्जाम उसी टाइम स्लॉट में दीजिए जिस टाइम स्लॉट में आपका एग्जाम एक्चुअली होने वाला है, जो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। तो जेईई मेन यूजुअली आइदर आपको मॉर्निंग स्लॉट में होगा और आफ्टरनून स्लॉट में होगा, तो इन दोनों स्लॉट में से जिस स्लॉट में आपका एग्जाम एक्चुअल पेपर में होने वाला है आप उसी स्लॉट में एग्जाम को भी प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ अपने स्लीपिंग आवर्स को भी उसी तरह से मैनेज कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अर्ली मॉर्निंग के टेस्ट हैं या फर्स्ट हाफ के टेस्ट हैं तो आप कुछ इस तरह से अपने हैबिट को मैनेज करिए कि आप लेट नाइट ना जगें और सुबह जल्दी उठ के टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि आपको फाइनल डे भी ऐसा ही करना होगा। और अगर आपका आफ्टरनून स्लॉट में है तो फिर आप थोड़ा लेट नाइट भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर को मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है मोर और लेस, और एक एक करके मैं आपको चैप्टर वाइज बताते ही आता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअली जब आप रिच हो जाते हैं, आपको सारे फॉर्मूलेज ढंग से याद हैं, तब आप प्रैक्टिस के थ्रू इस चीज़ को बहुत ही अच्छा करते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ही करेक्ट करें, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग है और एनालिटिकली भी स्ट्रांग हो गया है आप। तो देखिए पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सा चैप्टर है, हर जगह यूज़ में आते रहता है, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आना थोड़ा सा कम चांस है, बट अगर आएगा तो आप जरूर लिमिटिंग रिएजेंट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे फोकस करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली वेव मैकेनिकल मॉडल्स, श्रोडिंगर ग्राफ्स
और क्वांटम नंबर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। गैसेस स्टेट में रियल गैसेस और आइडियल गैस के कुछ कुछ मिक्स क्वेश्चन, कनेक्टिंग बल्ब प्रॉब्लम्स, डिफ्यूजन इफ्यूजन के कॉन्सेप्ट्स, केटीजी वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक सिंपल सा चैप्टर है, ली टेलर प्रिंसिपल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। एन इक्विलिब्रियम एज अ होल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है एग्जाम में। इसमें पीएच के वेरियस केसेस, पर्टिकुलरली बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे ज़्यादा फोकस करिए। और सॉलिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, जिसमें कॉमन आयन विद सॉलिबिलिटी का केस पी निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा है। थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से रीसेंट कुछ साल में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली फिजिक्स में भी कॉमन हो जाता है, तो कोर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। रिडॉक्स में एन फैक्टर और टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में बेसिक सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं। इसमें डिफेक्ट्स और लास्ट वाले मेमोरेबल पार्ट के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर को जरूर याद कर लें। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नस्ट इक्वेशन से एसोसिएटेड सारी चीज़ें, उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन को भी एक्सपेक्ट करते सकते हैं। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैनेटिक्स एक एवरेज सा चैप्टर है जिसमें रेट एसोसिएटेड क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर एसोसिएटेड क्वेश्चन छोटे छोटे सिंपल से आते हैं। मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर पर जरूर फोकस करें। सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें कोलॉइडल पार्ट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग जैसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं। पीरियोडिक टेबल के जितने भी आप एक्सेप्शंस हैं उसको जरूर याद रख लें एक बार। मेटलर्जी में आप पर्टिकुलरली जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो गया, साथ ही साथ स्पेसिफिक जैसे सेल्फ रिडक्शन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। आयरन एक्सट्रैक्शन और कॉपर एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंक्लूडिंग आईयूपीएसी उसके बाद सीएफटी से क्वेश्चन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन कई बार आते हैं। साथ ही साथ इसके आइसोमरिज्म वाले पार्ट को जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्लास 11, पी ब्लॉक क्लास 12 एंड डीएनए ब्लॉक, इसके एक एक लाइन को एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। आप इस चीज़ को अभी से लेके आपके एग्जाम तक कम से कम 3 से 4 बार पढ़े, ताकि एक एक चीज़ें आपको ढंग से याद हो जाएं, क्योंकि इसके एक एक लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली पी ब्लॉक क्लास 12 पार्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके स्ट्रक्चर जो मेंशन्ड है ऑक्सीडेट के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए ब्लॉक में प्रॉपर्टी के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब पूछे जा रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक जीओसी आइसोमरिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी के स्ट्रेंथ के ऑर्डर काफ़ी पूछे जाते हैं। आइसोमरिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलरली नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके आगे के जितने भी चैप्टर जैसे हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, कार्बोनिल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, देखिए इन सारे चैप्टर में जितने भी रिएजेंट्स यूज में आए हैं, जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं, वो सारे के सारे रिएक्शन आपको अलॉन्ग विथ मैकेनिज्म एक बार आप जब समझ जाते हैं तो फाइनली आपको सारे रिएजेंट सबके रूल्स याद होने चाहिए। तो इसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहिए। आप दिन का टाइम जरूर फिक्स करें कुछ पार्ट ऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए। आप रेगुलर इसके टच में रहेंगे तो डेफिनेटली आप इन सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करेंगे, क्योंकि जेईई मेन में ऑर्गेनिक के इन पार्ट से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होता, एक एवरेज और अबव एवरेज लेवल का क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, साथ ही साथ आपको सारे मैकेनिज्म पता है अच्छे से और रिएजेंट याद है, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को ढंग से कर देंगे। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स पे बहुत ढंग से फोकस करिएगा, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्पेसिफिक साइक्लिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं। इवन प्रोटीन वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बायोमॉलिक्यूल को एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह आपको कंसिडर करना है। ओके, कुछ और स्पेशल टॉपिक जिसको आप डेफिनेटली इग्नोर मत करना, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल चैप्टर है। इन चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेन में पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री के पार्ट में, और वो चैप्टर्स हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट, पूरा का पूरा पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो बच्चे मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। इस पार्ट से फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी में जीओसी के साथ मिल जाएगा। इसमें एलिमेंटल डिटेक्शन मेथड, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट, साथ ही साथ ड्यूमास जेल्डाल मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं।
जितने भी कॉमन नेम्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड जो पी ब्लॉक क्लास 12 में आपको मिलेंगे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे पार्ट का आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जरूर याद कर लें। इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार इसको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करते रहिए। अगर आपको इन पार्ट के क्वेश्चन चाहिए तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर इन पार्ट से क्वेश्चन बना रखें, क्योंकि इसके क्वेश्चन वाले सोर्सेज थोड़े कम हैं मार्केट में। और जितने फैक्ट्स और स्ट्रक्चर टेबल्स में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उन सब पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे और स्ट्रिक्टली कमिंग 40 डेज़ को इस तरह से असाइन करके प्लान करेंगे, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा और आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे केमिस्ट्री में। सिमिलर फॉर्म में आप बाकी सब्जेक्ट में भी अपने आप को प्लान कर सकते हैं। जो बच्चे इन वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं, जिनके पास 30 दिन का या और कम टाइम है, तो वो अपने रिवीजन के बाद के पार्ट को उसी तरह से प्लान कर लें और अपने सिलेबस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके, छोटा करके प्लान करें, लिमिटेड पार्ट पे काम करें, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा करेंगे। सो जस्ट कीप काम एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। इट्स योर हाई टाइम, इट्स योर लास्ट मोमेंट। गिव योर बेस्ट, अपना फुल दे दें, अपना बेस्ट दे दें। और इस ध्यान रखिए, ये परफॉर्मेंस आपके लाइफ को डिसाइड करेगा। जेई मेन जनवरी एडिशन में अगर आप बहुत अच्छा करते तो एडवांस के लिए आपके पास इनफ टाइम रहता है उसको अच्छे से करने के लिए। बट अगर जिन बच्चों से ये अच्छे से नहीं हो पाता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस अपनी होंगे, क्योंकि हमारे पास जनवरी के बाद अप्रैल एडिशन भी होता है। सो जस्ट अपना बेस्ट दें। और रिवीजन और बाकी कंटेंट के लिए यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पर हम अभी से रेगुलर बेसिस पर रिवीजन कंटेंट आपके लिए मिलते रहेगा, जिसके कारण आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को लिमिटेड फॉर्म में जस्ट एक वीडियो देख के कन्फर्म वे में रिवाइज कर सकते हैं। So thank you very much to watch this video. Have a wonderful time ahead. All the best for your preparation. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for further updates.